हमने कितने ही सोच लिया। ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो लास्ट सेक्शन का लास्ट वीक का क्वांट का सेक्शन कंक्लूड हुआ था। मेरा ख्याल है उसके अंदर एक्सपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ऐसा ही है। और उसके अलावा हमने जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर आई बिलीव हमने एलसीएम एचसीएफ डिस्कस कर लिया हुआ है। उसके अलावा क्या हमने डिजिट्स डिस्कस किए हैं? सर यूनिट डिजिट्स हमने डिस्कस किए हुए थे। ठीक है। उसके अलावा हमने डिजिट्स डिस्कस कर लिए हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास जीआरई के हैं, तो उनको कुछ डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाते हैं। जल्दी से क्विकली हम 4 5 या 7 सवाल करते हैं और जल्दी से अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। सो जो मेरे पास पहला सवाल है, आप अपने पास अगर ला करना चाहें तो अपने एंड पे इनको प्लीज़ ट्राई करें, फिर इनको डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 2x = 3y, व्हाट कैन आई डिड्यूस अबाउट x। ये क्वेश्चन है कि x मस्ट बी डिविजिबल बाय विच नंबर। अगर किसी को इसका कोई आंसर का कोई आइडिया है तो माइक अनम्यूट करके मुझसे शेयर कर ले, फिर हम इसको साथ डिस्कस कर लेते हैं। सर नो आइडिया। नो आइडिया। ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास बेसिक था ना, मल्टीपल फैक्टर्स वगैरह को लेकर। तो बेसिकली जब हमारे पास अगर ईटीएस ऐसी कोई, हमारे पास जीआरई के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें हमने डिड्यूस करना हो कि भाई एक्स किस चीज़ का मल्टीपल है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक्स को अलग वेरिएबल की फॉर्म में लिख लें। हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर मूव आउट करते जाएंगे। अब हमने डिड्यूस करना है एक्स के बारे में, लेकिन इस तरह मुझे एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर मैं इक्वेशन को वाई की फॉर्म में लिखूं, y = 2/3x, अब मुझे पता है कि अगर मैंने इसको डिवाइड करके एक इंटीजर लेना है तो मेरे पास एक्स के अंदर एक 3 होना चाहिए जिससे ये 3 कट आउट हो। तो इस चीज़ से मैं डिड्यूस कर सकता हूँ कि मेरे पास जो एक्स है इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली मैं वाई के बारे में क्या डिड्यूस कर सकता हूँ? 8 शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2। ये थी हमारे पास दो इक्वेशंस। इसका मतलब है कि मेरे पास x जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। सॉरी, x है जो है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। y जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है जो यहाँ पर लिखी हुई थी। इसके अंदर भी अगर इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि इसको डायरेक्टली देखने का, कि आप इस नंबर को, यहाँ पर जो y है इसको आप इस साइड के ऊपर कांस्टेंट के साथ मैच कर लें, ये इसका मल्टीपल होना चाहिए। और x को इस साइड पे मैच कर लें, ये इसका मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन ये है हमारे पास दो नंबरों के लिए। लेट्स से हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर आते हैं, दो से ज़्यादा इक्वेशंस आती हैं, फर्ज करें। हम कुछ लेट्स से मेरे पास हैं ये दो इक्वेशंस। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास है a और b = 2/3 एंड a ओवर c = 3/5। अब हमने बताना है कि a किसका मल्टीपल है, b किसका मल्टीपल है और c किसका मल्टीपल है। एनीवन? सर हम ए के लिए भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, सी के लिए भी और बी के लिए भी। चलिए हम रिड्यूस करके देख लेते हैं। हमारे पास है आप ऐसे कह रहे हैं कि a = b 2/3, और अगर मैंने इसको, ये हमें बता देगा कि b किसका मल्टीपल है, मतलब b शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। अब हमारे पास हम a के लिए करते हैं तो b = 3a/2। a शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 ताकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो। और इसी तरह आप कह रहे हैं कि हम इस इक्वेशन को रीराइट कर लें, a = 3c/5। c शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, और अगर मैं a के लिए इस इक्वेशन को लिखूं तो a = 5a/c। इसके मुताबिक तो a दो नंबरों का मल्टीपल बनता है। a को 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, a को 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी बात सही है? सॉरी, मेरा ख्याल है हमने गलत लिख दिया, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दी है। फर्ज करें अगर मैं इसको सेट करता हूँ
सी के लिए सी इज इक्वल टू 5a/3। अब ये तो कह रहा है कि ए को यहाँ पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पर ए को 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या डिड्यूस करेंगे इससे? सर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ए हमें हमारे पास मल्टीपल होने चाहिए, जो उसके जो 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। जी जी। एक तरीका इसका ये है जो आपने बताया, दूसरा इसका तरीका ये है कि हम इनकी कंपाउंड रेशो सेटअप कर लें। अभी हम रेशो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम कंपाउंड रेशो इनकी बना लें और उसकी बेस के ऊपर हम इन तीनों चीज़ों को डिसाइड कर लें। फॉर इंस्टेंस मेरे पास जो कॉमन वेरिएबल है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर वो ए है। तो मैं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं ऐसी कंपाउंड रेशो बनाऊं जिसके अंदर ये दोनों जो मेरे पास इक्वेशंस हैं वो जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है उसके ऊपर आ जाएं। सही है। जैसे हमारे पास, लेट्स सी, वेट अ सेकंड, हमारे पास ये इक्वेशन थी इनिशियली। तो हम इनको ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो कॉमन वेरिएबल है इसको हम दोनों साइडों पे सेम कर लेते हैं। जैसे a/b है, ये है हमारे पास 2/3, और हमारे पास a/c है, ये है हमारे पास 3/5। अगर हम चाहते हैं कि हम इनकी एक कंपाउंड फ्रैक्शन लिखें तो हमारे पास a इन दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, ताकि हम इनकी कंपाउंड रेशो को लिख सकें। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है a/b इज इक्वल टू 6/9, और a/c इज इक्वल टू 6/10। अब इस चीज़ से मैं डिड्यूस कर सकता हूँ कि a को मैं दरमियान में लिख लूंगा, b इस साइड पे आ जाएगा, c इस साइड पे आ जाएगा। a इज 6, b इज 9, और c इज 10। लेकिन मैं इनको अभी, लेकिन इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये तीनों टेबल, तीनों जो टर्म्स हैं वो 3 के ऊपर डिवाइड होती हैं। 3, नो, 3 2, लेकिन 10 डिवाइड नहीं होती। तो हमारे पास ये हमारी जो फ्रैक्शन आई है कंपाउंड फ्रैक्शन, ये लीस्ट फॉर्म के अंदर है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर हम ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है तो हमारे पास b जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, a जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, और c मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हमारे पास जो हर एक नंबर है वो किस चीज़ का मल्टीपल होना चाहिए। ये चीज़ किसी को कंफ्यूज कर रही है क्या, कि इसको फर्दर डिस्कस किया जाए? सर ये रेशो वाली बात समझ नहीं आई। कहाँ से, मतलब किस जगह तक? सर ये तो हम जिस तरह ये भी एक एलसीएम की फॉर्म हो गई कि हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 2 के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो रेशो है, जी जी इसको हम किस तरह ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 4 टर्म आ जाए, जी जी। तो फिर उसको हम किस तरह मतलब इसकी कॉमन जनरल वे क्या है, जनरल अप्रोच इसकी क्या होगी? हमारे पास जो ईटीएस है ना जीआरई के अंदर मैक्सिमम 3 इक्वेशंस तक आ सकते हैं, 3 इक्वेशन से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर भी फिर हम ये करते हैं कि हमारे पास अगर पहले फर्ज करें दो इक्वेशन है ना, a ओवर b इज इक्वल टू 2/3 फर्ज करें, और a ओवर c इज इक्वल टू 2/3। हमारे पास इस वक्त 3 वेरिएबल है, हमारे पास मैक्सिमम 4 वेरिएबल तक फर्ज करें अगर चले जाती है ये, और हम कहते हैं a ओवर c, या हमारे पास ये रेशो बनती है a b c। तो हमारे पास अगर फर्ज करें एक और वेरिएबल है, यहाँ पर v कर लेते हैं, v ओवर b इज इक्वल टू 1/5। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस वाली इक्वेशन की तरफ जाएंगे। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास है a ओवर b इज इक्वल टू 2/3। तो हम इसको, अगर हमने इन दोनों को कॉमन करना है, पहले ही एक जैसी हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट करें 2/5 करते हैं इसको। तो हमारे पास a यहाँ पर आ जाएगा, b यहाँ पर आ जाएगा, और c यहाँ पर आएगा। a है मल्टीपल ऑफ 2, b है 3, c है 5। अब हमने b के साथ इसकी फ्रैक्शन को ऐड करना है, मतलब यहाँ पर b है 5 और यहाँ पर है b है 3। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास
ये दोनों सेम हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, इसको इस पूरी रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। तो पूरी रेशो को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा 15/10/25। और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि अब हमारे पास v आ जाएगा 5। और क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे पास नंबर आए हैं, ये डिवाइड होते हैं एक कॉमन टेबल के ऊपर 5 के ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/3/2/5, ये इन सारों की कंबाइंड रेशो बनेगी। अब आपने क्या लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म से? क्या चीज़ डिस्कस हुई हुई है? सर समझ नहीं आई। आ, आपने एलसीएम और एचसीएफ कैसे डिस्कस किया था कि हम एलसीएम और एचसीएफ अगर किसी नंबर का लेना है तो उसको कैसे लेते थे? उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि वैसे एलसीएम टेबल के थ्रू? सर यहाँ पे तो आई थिंक डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ। इससे पहले जो कोर्स था उस पे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी थी कि उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन होती थी, और कुछ की हम बाई टेबल फैक्टराइजेशन कर रहे थे, उसकी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते थे। लेकिन इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हम वो हमारे पास दो इक्वेशन दिए हो और उसमें कह रहा हो कि फॉर एग्जांपल वाई इज द वाई इन दिस वाई इज द डिविजिबल ऑफ टू नंबर्स आर समथिंग लाइक दैट। तो उसमें हम फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करते थे और उसमें जो कॉमन आ जाता था तो हम उसको ले लेते। उस तरह की कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इसी तरह का मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अगर। मिनट। ये मेरे पास है एक नंबर है एक्स एंड वाई, इसका मुझे एलसीएम दिया हुआ है 36 और इसका मुझे एचसीएफ दिया हुआ है 6। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास वो नंबर कौन सा है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कौन सा है। मतलब एक्स प्रोडक्ट वाई मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे दो नंबर हैं एक्स एंड वाई, उनका एलसीएम दिया हुआ है और उनका मुझे एचसीएफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि वो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिनका ये एलसीएम है जिन नंबर्स का 36 और 6। हमारे पास कोई दो नंबर एक्स है और वाई है, उनमें से दो नंबर्स का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 6 है। जब मैं उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या नंबर बनता है? लेट्स से मेरे पास ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के अंदर आ सकता है, मैं कहता हूँ यहाँ पर है 65 और यहाँ पर एक्स वाई का प्रोडक्ट। क्वेश्चन की समझ आई है कि एम्बिगुअस है अभी भी? जी सर, जी सर। समझ आ गई है? जी सर। हाँ जी, अब फिर बताएं। सर इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल था, फार्मूला टाइप था, हमने लोअर क्लास में मैथ्स में पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी मुझे उसकी मैं सर्च कर देता हूँ तो आपको फिर बताता हूँ, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। साथ डिस्कस कर लेते हैं। कोई और, एनीवन एल्स? आपकी आवाज़ बहुत अनक्लियर है शहजाद। अब मैं कह रहा हूँ कि 606 हो सकते हैं। आप कह रहे हैं 6 और 6 हो सकते हैं? यस। अच्छा, हम चलें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें एक्स है 6 और वाई भी है 6। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम फ़र्ज़ करें हम लेते हैं एलसीएम टेबल के थ्रू, 6 6 6 1। इसका जो एलसीएम बनता है वो 6 ही बनता है और इसका जो एचसीएफ बनता है वो भी 6 बनता है। तो हमारे पास लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि कोई ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनका एलसीएम 36 हो और एचसीएफ 6 हो। और फिर हमने उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और चेकआउट करना है कि क्या वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 65 से बड़ा है कि छोटा है। चलें इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये जनरल रूल है एलसीएम और एचसीएफ का कि हमारे पास अगर हमारे पास एलसीएम गिवन हो और एचसीएफ गिवन हो दो नंबर्स का,
इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो जो ओरिजिनल दो नंबर थे एक्स और वाई उनके प्रोडक्ट के बराबर होते हैं हमेशा। इसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। और यहाँ पर भी हम देख भी लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास नंबर थे, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकले, तो मैं सिंपली इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस केस में मैं 36 इंटू 6 कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 180 प्लस 36, अराउंड 216 मेरा ख्याल है। तो ये हमारे पास जो इनिशियल दो नंबर थे उनका प्रोडक्ट 216 होगा, वो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। मेरा ख्याल है इस केस के अंदर 12 और 18 थे नंबर्स। अगर हम इनका अब एलसीएम लें 12 और 18 का, तो हमारे पास आता है 3, 6, 2, 2, 3। बस हमारे पास, ये देखें यहाँ पर बन गया हमारे पास। ये होती है हमारे पास जो इस साइड पे चीज़ होती है, ये होती है एचसीएफ। और इन सारों का मल्टीपल होता है हमारे पास एलसीएम। ये सारा होता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 36। और हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया 6। ये दोनों नंबर हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे इनिशियल जो नंबर थे 12 और 18 थे, एक्स और वाई 12 और 18। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ इस वक्त, 12 × 18, मेरे पास आंसर यही आना चाहिए, 216। 12 × 18, मेरे पास आंसर 216 ही आता है। तो ये एक शॉर्टकट है। जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हो और आपको कहा जाए कि आपने वो कौन से दो ओरिजिनल नंबर थे जिनके एलसीएम और एचसीएफ है और उनका प्रोडक्ट क्या था, तो आप सिंपल इन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। कोई क्वेश्चन? तो सर हमारे पास जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आ जाते हैं तो उनसे आपने ये दो नंबर एलिमिनेट किस तरह कर लिए हैं कि उनकी उनकी जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर एक्स और वाई थे वो 12 और 18 थे। ओरिजिनल नंबर 12 और 18 मैंने इस तरह डिड्यूस किए हैं कि हमारे पास उन्होंने एलसीएम दिया हुआ है। हमारे पास एलसीएम है 36, और हमारे पास एचसीएफ है 6 का। अब उन्होंने कहा है कि वो कौन से दो ओरिजिनल नंबर थे एक्स और वाई जिनका जब मैं एलसीएम लूँ तो 36 आता है, और जब मैं उसका एचसीएफ लूँ तो वो 6 आता है। और मुझे उन दोनों नंबर का, मुझे उन नंबरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ उनका प्रोडक्ट चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन ये काम क्यों करती है स्ट्रेटेजी, अगर आप ये जानना चाह रहे, आपका क्वेश्चन क्या था कि ये काम क्यों करती है, कि हमारे पास वो नंबर कैसे आए? नो सर, मैं मेरा यही था कि 2 2 और 6 जो मल्टीप्लीकेशन जो आता है वो 36 × 6 से भी आता है, और 12/18। तो 36 और 6 तो हमारे पास गिवन है। लेकिन ये जी 12/18 हम किस तरह हम एक गेस लेंगे, जिस तरह हम पहले 10 और 12 फॉर एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि 10 और 12 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, जिसका हमारे पास उसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो 2 और 6 के बराबर होगी, तो वही दो नंबर्स होंगे। हाँ, चलें अब हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलें हम कहते हैं कि हमारे पास उन्होंने हमें दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिए है, और वो कहते हैं कि ओरिजिनल दोनों नंबर फाइंड करके दो। फर्स्ट करें, वो कहते हैं हमारे पास कि लेट्स से वो कहते हैं आपके पास दो नंबर्स का एचसीएफ है 6 और दो नंबर का एलसीएम है 36 आई बिलीव। हम एग्जांपल चेंज भी करते हैं, पहले इसके ऊपर हम डिसाइड कर लें, ठीक है। वो कहते हैं कि दो नंबर का एचसीएफ है 6 और दो नंबर का एलसीएम है 36। हमें वो दो ओरिजिनल नंबर चाहिए। तो अगर आप देखें, जब हम एलसीएम टेबल बनाते हैं तब हमारे पास यहाँ पर आता है एक्स, यहाँ पर आता है वाई। हमारे पास इस साइड पे जितनी भी चीज़ होती है ये हमारी एचसीएफ होती है। और एलसीएम बेसिकली हमारा इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है। तो हम अब अगर अपने नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 3 और 36 की करें, 6 6 और 2 3 2 3, तो हमारे पास नंबर बन जाता है 2 3। मैं एक मिनट इसको क्लियर कर लूँ सारे बोर्ड को। हम्म। फिर मेरे पास जो नंबर है उसका जो, अगर मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन की है, हमारे पास ये आता है एक्स, ये आता है वाई। अब यहाँ पर देखें,
हमारे पास जो लेफ्ट साइड के ऊपर चीज़ होती है, इन सारों को मल्टीप्लाई करके बनता है हमारा HCF। और यहाँ पर जो बॉटम के ऊपर चीज़ आती है, इसको और लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करके बनता है हमारे पास LCM। तो हमारे पास जो HCF है ये दो दफ़ा काउंट होता है। अगर मैं फ़र्ज़ करें LCM मल्टीप्लाई बाय HCF करता हूँ, तो LCM के अंदर भी मेरे पास जो HCF के अंदर चीज़ गई थी वो दो दफ़ा काउंट हो रही है। एक इसका तरीका वो है जो हिट एंड ट्रायल रूल है, जो आपने बताया था क्वैद। कायद है, सॉरी आपका नाम गलत तो नहीं मैंने प्रोनाउंस किया? कायद। कायद कायद। है जी। जी जी। एक तरीका वो है कि हम हिट एंड ट्रायल रूल ले रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करें कि हमारे पास जब हम फर्ज करें कोई भी दो नंबर लेते हैं, तो इस साइड पे जो चीज़ आती है वो HCF होती है, और जो नीचे रिमेनिंग चीज़ बचती है वो LCM होती है। तो उसकी बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं फैक्टर टेबल बनाकर हिट एंड ट्रायल रूल से भी। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन GRE के ऊपर नहीं आते। GRE के ऊपर बेसिकली थोड़े ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मेरे पास LCM दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है और मुझसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाए कि मेरे पास ओरिजिनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या था। एक तरीका तो ये है कि मैं पहले ओरिजिनल नंबर्स फाइंड आउट करूं, जो कि बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके बता दूं कि मेरे पास दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या था, जो कि शॉर्टकट तरीका है और GRE के अंदर बेहतर सूटेबल है हमारे पास मुश्किल क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, क्या आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि हमने अगर HCF और LCM और HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से? फर्ज करें मैं आपको दो नंबर देता हूँ, 2 और 8। जो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल थी हम उसी को लेते हैं। हमारे पास है नंबर 6 और हमारे पास है नंबर 12। इसका मुझे LCM चाहिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसकी जो कॉमन हो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो हमारे पास इसकी एलसीएम बन जाएगी, जो हमारे पास एक बेसिक मेथड है। जी बिल्कुल। अब मेरे पास एक ETS का ओरिजिनल क्वेश्चन है जो GRE के अंदर अपीयर हुआ है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्डअप हुआ है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। ये जो टर्म है मेरे पास इस तरह लिखी हुई है, P²QR, कॉमा, और दूसरी साइड पे है हमारे पास टर्म QR। इसका आंसर क्या होगा? एनीवन? चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जब हमारे पास फर्ज करें दो नंबर है ना, जैसे 2 और 12 है, या 6 और 12 है फर्ज करें। अगर हम चाहते हैं कि हम इनकी, अगर हम, एक मिनट, अगर हम चाहते हैं कि हम इसका LCM या HCF गेट करें, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है 2² 3 और 2 × 3। जब, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका LCM या HCF गेट करूँ, तो इसका HCF प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। हम, इसका एक तरीका ये है कि आप इन दोनों नंबर्स को डिनोमिनेटर में रख लें और डिसाइड करें कि न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। सॉरी, इन दोनों को ऊपर रखें। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों टर्म्स के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं उनको ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एटलीस्ट, अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें ये नंबर है 2 3, अगर मैं दो दो ले लेता हूँ तो मेरे पास ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम उनकी मिनिमम क्वांटिटी ले लेंगे। हमारे पास 2 की मिनिमम क्वांटिटी 1 है और 3 की मिनिमम क्वांटिटी 1 है। तो हमारा जो मैक्सिमम HCF बनेगा वो 6 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आए कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो इसके अंदर भी यही चीज़ है कि हम क्या करेंगे, हम इनकी कॉमन टर्म्स को कट करेंगे। कि हमारे पास, हमने सबसे पहले लेनी है इनके अंदर जो कॉमन टर्म्स हैं।
पास कॉमन टर्म बनती है, क्यू है दोनों के अंदर और दोनों के अंदर आर है, और हमने उनकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है। हमारे पास इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू वन है, तो हमारे पास क्यू की पावर आ जाएगी वन, और आर की पावर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, वन और टू, और हमने इसमें से मिनिमम चूज़ करनी है, तो आर की वैल्यू हम चूज़ कर लेंगे वन। हमारे पास इन दोनों नंबर्स का जीसीएफ बनेगा क्यू आर, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है सेकंड टर्म से, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा सी। हाँ, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? मतलब इसकी हम HCF पॉइंट कर लेंगे तो वो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, इस तरह ही है सर? जी, एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ही कहते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये हमारे पास ईटीएस का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये किसी एक टेस्ट में अपेयर हुआ था, मुझे ऑनलाइन मिला है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। सर इस तरह इसको हम सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसको हम एक बहुत बेसिक वे से भी कर सकते हैं, जिस तरह हम 9th 10th में करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उससे हमारे पास HCF जब निकलता है तो वो बहुत इजी में भी निकल जाता है, और इससे आई थिंक वो हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन रूल, बेसिकली जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला रूल है, इसको कहते हैं अरिथमेटिक की फाउंडेशन है ये। तो फाउंडेशन रूल से थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बेहतर हो जाता है, इसलिए मैं कॉन्सेप्चुअली, अगर मैं जब इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं जीसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको करता हूँ। आपको जो मेथड सूटेबल लगता है आप उससे कर लें, आप बेशक इसको फैक्टर टेबल से कर लें, क्यू आर स्क्वेयर एस फर्ज करें। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर जो कॉमन टर्म है हम उससे डिवाइड करते हैं। पहले क्यू बनती है, तो क्यू से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा पी स्क्वेयर आर, और यहाँ पे रह जाएगा आर स्क्वेयर एस। फिर जब हम इसको आर से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा पी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा आर एस। तो ये हमारे पास एचसीएफ बन जाएगा। ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एलसीएम आ जाएगी। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल वेज हैं एक काम को करने के। इसी तरह हमने मेरा ख्याल है कि लास्ट वीक डिजिट्स को डिस्कस किया होगा, कि हमारे पास अ, जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेसिमल फॉर्म के अंदर, और डेसिमल फॉर्म के अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। ये नंबर्स, ये टोटल नंबर्स हैं जो मिलाकर हमारे पास सारे नंबर्स बनाते हैं। लेकिन हमारे पास इन नंबर्स की रिलेटिव वैल्यू होती है। हमारे पास फ़र्ज़ करें, एक नंबर लिखता हूँ मैं, अगर 101.5, इसके अंदर वन दो दफ़ा आया है, इस जगह पर भी आया है और इस जगह पर भी आया है, लेकिन दोनों जगह पर इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसकी जो वर्थ है वो डिफरेंट है। इस जगह पर वन की वर्थ है वन, और इस जगह पर वन की वर्थ है 100 की। तो हमारे पास इसकी जब हम इसको हम डिवाइड करते हैं इसके इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर, तो हम इसको कहते हैं हमारे पास है ये वंस की प्लेस या यूनिट्स की प्लेस, ये है हमारे पास टेंस की प्लेस, और ये है हमारे पास हंड्रेड्स की प्लेस। और इसी तरह अगर हम डेसिमल से इस साइड पे मूव करते हैं, राइट साइड पे, तो हमारे पास बन जाती है ये 10th प्लेस। इसके बाद अगर कोई नंबर होता, ये बन जाती 100th प्लेस, और इसके बाद कोई नंबर होता है 1000th प्लेस। इनके अंदर फ़र्क ये है कि इसके एंड पे आप देखें एस आ रहा है, और इसके एंड पे टी एच एस आ रहा है। तो एग्ज़ाम में अक्सर ईटीएस कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर लिख देता है, तो स्टूडेंट्स को अगर इस चीज़ का आइडिया ना हो कि हमारे पास, अगर हम डेसिमल से जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास टी एच एस का मुराद होती है कि डेसिमल के राइट साइड पे मूव करना है, और एस से मुराद होती है कि हम डेसिमल की लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। अब हम अगर फ़र्ज़ करें एक नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं, हम जो ऊपर नंबर लिखा है इसी को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, कि हमारे पास है 101.56। अब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 1 × 1 प्लस 5 × 1/10 प्लस 6 × 1/100। ये इसी नंबर की लॉन्ग फॉर्म है। हम अगर इस नंबर को तोड़ के लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी और नंबर को लिखना चाहें, फर्ज करें हम लेते हैं एक नंबर 205.67। इसको कोई करना चाहेगा इसको ब्रेक डाउन? सर 2 × 100 हो जाएगा, प्लस 0 × 10 प्लस 5 × 1 1.6 डिवाइड बाई 10 प्लस नहीं नहीं, क्या आपने डिवाइड क्या बाई किया, 5 जीरो 0 × 10 प्लस 1 × 1
जी, आगे। प्लस 5/10, 6/10, 6/10, प्लस 7/100। 7/100। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इससे रिलेटेड ईटीएस का मेरे पास एक लेवल 5 का क्वेश्चन है जो इन चीज़ों को डील करता है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ पहले। मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ और फिर आप चेक करें अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं इसको। अ, हमारे पास ऑप्शन ए ये है और ऑप्शन बी है ये। हमारे पास ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन है, ये है हमारे पास ऑप्शन ए, ये है हमारे पास ऑप्शन बी। ये ए क्वांटिटी है और ये बी क्वांटिटी है। इसके अंदर हिंट यही है, जैसे हमने जो काम ऊपर किया है वही काम करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन काफ़ी इजी हो जाएगा, चीज़ों को विजुलाइज करना। आप लोग 2 मिनट ले लें इसके ऊपर अपने एंड पे, अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे फिर हम इसको साथ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी। सर हमारे पास एक्स 10 प्लेस पे है और वाई डिजिट पे है, और तो वाई हम, मल्टीप्लाई बाय 5 है, फॉर एक्स प्लस 5 वाई है। नहीं नहीं, हम वाई हमारे पास ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, इन सारों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों से। ओके सर। तो हम, ठीक है, आप अगर गो थ्रू करवाना चाहते हैं साथ करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। नो नो सर, आप आगे जाए, मैं सर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस नंबर को ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं 10x+5, 10x+y। जब हम इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो ये बन जाएगा 50x+5y। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 5y, 5x होना चाहिए था ये, 5x+5y। अब जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, अब हमारे पास कंपैरिजन करना इनका काफ़ी आसान है क्योंकि हमारे पास दोनों सेम इक्वेशन फॉर्म में आ गए हैं। हम 5y को दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं और दोनों साइड से हम 5x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ए ऑप्शन में रह जाएगा 45x और सेकंड ऑप्शन में रह जाएगा 0। तो हमारे पास कौन सी साइड बड़ी है, हमारे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर 45x। 45x ए। और 45x इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि दोनों डिजिट पॉजिटिव ए हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर होता कि एक्स कुछ भी हो सकता है या मेंशन ना किया होता तो फिर हमारे पास आंसर होता डी। चले। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हम तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे है 5x+5y, और ए में हमारे पास आता है 50x+5y। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ए हमारे पास ग्रेटर है। जी जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा था ताकि फर्दर विजिबल हो जाए। अच्छा, इसी तरह मेरे पास हम कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं अब। किसी को अगर पिछले कुछ क्वेश्चंस में कोई इशू था या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो चैट में या माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। चलें, हमारे पास एक चीज़ होती है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 25, इसको अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 25/1। ये जो फॉर्म होती है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 25/1। इन दोनों का मतलब सेम ही है। तो हर वो नंबर जो रेशो फॉर्म में लिखा जा सके उसको रैशनल नंबर कहते हैं। फर्ज करें मेरे पास नंबर है 2.15, क्या इसको मैं रेशो की फॉर्म में लिख सकता हूँ? सर हम अगर डेसिमल हटा ले तो रख सकते हैं। और मेरे पास एक और कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स की, कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है, ये चीज़ है न्यूमरेटर, और यहाँ पर है डिनोमिनेटर। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। जैसे आपने कायद कहा कि हम इसको अगर डेसिमल को रिमूव कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं रेशो की फॉर्म के अंदर।
25/100। अब हमारे पास रेशो की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। हमारे पास न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि 2.15 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। लेकिन क्या जो मेरे पास नंबर 3.33 है, इसके अंदर तो 3 रिपीट होता जा रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? सर दिस इज इर्रेशनल। नहीं, ये रैशनल नंबर है। हम इसको रेशो की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इसकी रेशो की फॉर्म के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, तो एक लंबा चौड़ा मेथड है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है जीआरई के अंदर। वो जीमैट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं फिर कर्सरी सा। हम कहते हैं कि हमारे पास 3.3x इज इक्वल टू एक्स है। अगर मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो ये बन जाता है 33.3 रिपीटिंग इज इक्वल टू 10x। इस 33 को मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 3.33, और 3.33 मेरे पास x की इक्विवेलेंट है। तो मैं कर सकता हूँ 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x, और 30 इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 30/9। तो आप देखें मेरे पास 3.33 को मैं, ये 3.33 इक्विवेलेंट है 30/9 के। और मेरे पास रेशियो की दोनों सेट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो भी इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास 3.33 है, ये एक रैशनल नंबर है। इसकी समझ आई है? हाँ जी सर। अच्छा, अब एक सवाल है कि हमारे पास एक और टाइप होती थी डेसिमल्स की। हमारे पास दो तीन किस्म के डेसिमल्स होते थे। एक होते थे रिपीटिंग डेसिमल्स, जो कि ये बन रहे हैं, ये नंबर रिपीटिंग डेसिमल है। एक होते थे नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, जैसे हमारे पास है 3.141617। फर्ज करें जैसे पाई है, √2 है। ये नंबर्स क्या हैं? सर ये इर्रेशनल नंबर में आते हैं क्योंकि वो हम, लेकिन सॉरी, रेशनल है लेकिन ये रिकरिंग है, बार नहीं, बार रिपीट हो रही है। ये इरेशनल नंबर है। इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होता। 3 पॉइंट, अगर आप, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी 2021 की है, कि सुपर कंप्यूटर ने रेशो की 69 ट्रिलियन वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन उसको कोई पैटर्न नहीं मिला। तो हमारे पास अगर इसके आगे कोई पैटर्न है ना एग्जिस्ट करता हो, तो हमारे पास वो एक होती है रिपीटिंग, ये होती है हमारे पास नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन। और जितनी भी हमारे पास नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन है जिनके कोई पैटर्न एग्जिबिट नहीं होता फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। वो रैशनल नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब है हमारे पास √2, पाई, √3, √5, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो सब इरेशनल नंबर हैं। और हमारे पास रैशनल नंबर की एग्जांपल्स में आ जाते हैं, जैसे 4 है, 5 है, 25/10 है, या 6/5 है। ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली होती है कि हम अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें, हमारे पास नंबर लाइन के राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, और दरमियान में ज़ीरो होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं? कि बेसिकली फर्ज करें, अगर मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू के एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है एक्स की वैल्यू प्लस पॉजिटिव और -5 भी हो सकती है। -5 जी, हम +5 भी हो सकती है। जी। बेसिकली जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो बेशक हम -5 से 0 की तरफ आ रहे हैं, या 0 से 5 की तरफ आ रहे हैं, हमारे पास डिस्टेंस इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी अगर इसको लॉजिकली देखा जाए, तो ये हमारे पास डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। अब मेरा एक सवाल है, हमारे पास फ़र्ज़ करें एक क्वेश्चन आया है कि x² और x कुछ भी हो सकता है। हमारे पास ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या होगा? सर √x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी और सिर्फ x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी। नहीं, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, देखें। सर तो स्क्वायर कट के हमारे पास x पॉजिटिव आ जाएगी। जी, जी। और यहाँ पर भी x आ गया। क्या आंसर है?
ओ सॉरी, मैं समझ रहा था कि हम इस पे स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों की इक्वल आई थिंक आएगी। दोनों की इक्वल आएगी। जी जी, पॉजिटिव दोनों है तो आई थिंक दोनों इक्वल हम्म, आएगी। नहीं, इसका आंसर है डी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। हमारे पास, आपने जब भी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन करना है, आपने ओरिजिनल जो आपकी फॉर्म थी उसको देखना है। आप अगर फर्ज करें किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देती है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फर्ज करें जब आप इसके अंदर से स्क्वायर को ख़त्म करेंगे ना, तो इसका आंसर निकलता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर है एक्स। अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, फर्ज करें नंबर लाइन के अगर इस साइड पे है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, सी बनता है हमारे पास आंसर। जैसे ही हमारे पास वैल्यूज नंबर लाइन के लेफ्ट के ऊपर जाएंगी, तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये -5 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर इस वक्त बन जाएगा ए। एक केस में हमारे पास आंसर बन रहा था सी, दूसरे केस में बन रहा है ए, तो हमारे पास आंसर बन जाता है डी। आपको इस चीज़ की समझ आई है क्वैद? कायद, सॉरी। जी सर, जो मैं कंसेप्ट मुझे पता था कि अगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है स्क्वायर रूट में वैल्यू, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगी। और अगर हमारे पास एक वैल्यू गिवन है और इसकी हम खुद स्क्वायर रूट ले लें, तो फिर उस केस में हमारे पास वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ। सो थैंक यू सर। नहीं, ठीक है। इसको इसको मैं आपको विजुअली भी प्रूव करता हूँ। विजुअली प्रूव करने से मुराद है कि मैं आपको, आपको डेस्मोस का आइडिया है? सॉरी सर। डेस्मोस का। सुना है लेकिन अभी जहन में नहीं आ रहा, आप लिख ले तो शायद। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? सर बोर्ड विजिबल है आपकी। बोर्ड विजिबल है। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ये देखें, हमने यहाँ पर ड्रा किया है एक्स स्क्वेयर। जब आप देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको सिंपल करूँ, ये दोनों इक्वेशंस अगर हम इसको ओरिजिनल उसके ऊपर ही लेकर जाएं, तो ये बन जाती है हमारे पास एक्स के ऊपर। इसका मतलब है इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती कभी। ठीक है। इसका मतलब है जैसे ये नेगेटिव फॉर्म की तरफ जा रही थी, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। जैसे इसने -1 देना था आंसर, या -2 देना था, ये हमारे पास जो पेरेंथेसिस हैं यहाँ पर जो कर ये ब्रेसेस लगी हुई हैं साइड, लंबी लाइनें, ये उसको पॉजिटिव बना देती हैं। -2 इसकी वैल्यू आनी थी, इन्होंने पॉजिटिव क्रू कर दी। -4 आनी थी, इन्होंने पॉजिटिव 4 कर दी। अब मैं एक्स को जब ड्रा करूंगा, तो एक्स एक स्ट्रेट लाइन बनती है। एक्स एक्स की जो वाई की वैल्यू वही एक्स की बन रही है। जैसे यहाँ पर 2 थी, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू भी 2 है। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू भी, एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू भी -2 है। ये straight line है। इसका सर मतलब आपके पास कट रहे हैं। ये दो इक्वेशन सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट इक्वेशन है टोटली। हेलो, आवाज क्लियर है? जी, जब क्लियर हो गई, पहले कट रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो ये दो इक्वेशंस हैं, ये सिमिलर नहीं है, ये टोटली डिफरेंट हैं। तो इसका आंसर, जब भी हमारे पास चीज़ों के अंदर कोई रिलेशन की सिमिट्री ना बन रही हो, तो हमारे पास आंसर डी होता है। सर तो एब्सोल्यूट। यहाँ पे हम सॉरी, हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जीआरई में वेरिएबल्स गिवन हो और उसके साथ साइन ना हो, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जिस तरह ये केस है हमारे पास। चलें, ये कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सर ये भी एब्सोल्यूट एक्स आएगी। नहीं, बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये स्क्वायर रूट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझने आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। स्क्वायर रूट का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है, एक हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू देता है। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो कौन सा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होके, अगर मैं एग्जांपल लूँ 4 की, तो स्क्वायर रूट का मतलब है इस स्क्वायर रूट का कि हमारे पास वो कौन सा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होके मुझे 4 दे, तो वो 2 बनता है। 9 इस तरह लिया जाए, वो कौन सा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होके मुझे 9 दे, तो वो 3 × 3 बनता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक नंबर लूँ -3, वो खुद से मल्टीप्लाई हो
और वो मुझे नेगेटिव नंबर दे दे। क्या ये मुमकिन है चीज़? नो सर। तो इसका मतलब है जब भी हमारे पास इवन नंबर आएगा ना यहाँ पर, 2, 4, 6, 8, तो हमारे पास अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास इवन टाइम्स नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव। अगर ये काम इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो हमारे पास हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमारे पास एक्स स्क्वेयर के अंदर कभी नेगेटिव, यहाँ पर जो नंबर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर के ऊपर ये अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन हमारे पास ओड के केस के अंदर टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास को वो कौन सा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर -27 देता है? -3। -3 को अगर मैं खुद से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे -27 दे देता है। इसका मतलब है जब मेरे पास यहाँ पर ओड पावर आती है तो मेरे पास अंदर नेगेटिव नंबर आ सकता है। तो इस केस के अंदर मेरे पास ये दोनों इक्वल हैं, ये सी बनता है आंसर। ये क्लियर हुआ है? जी जी सर। तो अच्छा, अगर फर्ज करें अब मैं करता हूँ 5 स्क्वेयर रूट x5, इसका क्या आंसर होगा? सर इसका भी सी आएगा। जी, कोई बताना चाहेगा? इसका सी आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ओड नंबर है और यहाँ पर भी ओड है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऐसा केस हो सकता है कि अंदर नेगेटिव वैल्यू आए। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इवन नंबर होता तो हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, हमारे पास रेशोज को फिर हम कल ही स्टार्ट करते हैं, आज तो टाइम नहीं है इतना। इसके ऊपर मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चंस पड़े हैं तो हम कोई क्वेश्चंस कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर जल्दी से। अच्छा, ये एग्जैक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये रहा। इसके ऊपर आप 2 मिनट ले लें सोचने के लिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं साथ। कोई गो थ्रू करवाना चाहेगा मेरे साथ इसको, स्टेप बाय स्टेप? जी सर, मैं कर देता हूँ कि हमारे जी पास जी। दो दो लाइन है, ए बी दो पॉइंट एक्स की। पॉइंट पॉइंट से। सॉरी सॉरी, 3 पॉइंट्स है, सारे एक लाइन पे लैप करते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है। और हमारे पास डी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। जी। जी। और ई हमारे पास मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? सर हम लाइन ग्राफ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, पहली चीज ये है कि हमने ना स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमने चीज़ों को जंप नहीं करना। हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट हैं जो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। फर्ज करें हम एक लाइन बना ली हमने। हम कहते हैं ये हमारे पास लाइन थी, इसके ऊपर ए बी सी तीनों एग्जिस्ट करते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है फर्ज करें। ये इसका अगर सीक्वेंस, और उसके बाद वो कहता है डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो हम कहते हैं कि डी चले इधर आ गया है। और ई जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। इसका मतलब है कि ई जो है वो यहाँ पर आ सकता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। हमारे पास उन्होंने कोई नहीं कहा हुआ कि ए जो है वो सी जो है वो ए के लेफ्ट के ऊपर है या राइट के ऊपर है। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल केसेस बनते हैं। तो हमारे पास एक केस ये बन सकता है कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और सी यहाँ पर। ये हमारे पास दो सिनेरियोज बन सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर बी डी हमारे पास मिड पॉइंट है ए बी का। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है ए ई की वो दो मुख्तलिफ आ सकती हैं। एक वैल्यू ये आ सकती है, और दूसरी हमारे पास आ सकती है, यहाँ पर भी ई था। यस।
ए ई की एक वैल्यू ये आ सकती है और दूसरी ए ई की वैल्यू एक ये आ सकती है। अब हमने डिटरमिन करना है, और इनमें से सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन होगी, दो वैल्यूज नहीं हो सकती हमारे पास। अगर यहाँ पर इन ये दोनों वैल्यूज लिखी होती जो इसका पॉसिबल डिस्टेंस बन सकता है इस केस में और इस केस में, तो हमारे पास ये क्वेश्चन फ्लॉड होता। इस केस के अंदर उन्होंने सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है और हमने डिटरमिन करनी है कि कौन सी वैल्यू है। हमें उसके लिए लेकिन दोनों केसेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे पास दोनों केसेस में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं और इस केस के अंदर कौन सी वैल्यूज ट्रू है। तो हमारे पास उन्होंने जो चीज़ें दी हुई हैं उसके मुताबिक हमारे पास ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 का है। ये डिस्टेंस हमारे पास 4 का है। इसका मतलब ए डी के दरमियान डिस्टेंस 2 का है और बी डी डी बी के दरमियान डिस्टेंस 2 का है, क्योंकि डी जो है हमारे पास मिडल पॉइंट है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो बी सी है इसके दरमियान डिस्टेंस 10 का है। ये डिस्टेंस 10 का है और इसका मतलब है हमारे पास यहाँ से ई, क्योंकि बी बी का मिडल पॉइंट है, तो इस ये डिस्टेंस 5 का है और ये डिस्टेंस 5 का है। अब मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 4 बनता है, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस बनता है, सॉरी, हमने मेरा ख्याल है गलती कर दी है कोई, इसको दोबारा करते बट हैं। ये सीक्वेंस वाइज नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट फिर हम मिक्सअप हो जाते हैं, और ये नहीं नहीं, ये डिस्टेंस यहाँ वाइज। कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ कि ये सीक्वेंस में है। यहाँ पर कहीं पे मेंशन किया हुआ कि ए बी सी किसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। अगर उन्होंने ये मेंशन ही ना की हुई चीज़ तो हम एज्यूम नहीं कर सकते। पहले लेट्स से हम इसको सॉल्व करते हैं, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है। हमारे पास ए सी के दरमियान ए बी के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है 4 का। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, और डी इन दोनों का मिडल पॉइंट है ए बी का। उसके बाद बी सी के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है 10 का। ये है हमारे पास 4 का डिस्टेंस और ये है हमारे पास 10 का डिस्टेंस। और ई जो है इसका मिडल पॉइंट है, इसका मतलब ये यहाँ पर बी ई के दरमियान 5 का डिस्टेंस है और ई सी के दरमियान 5 का डिस्टेंस है। अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास ए ई के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो मैं ये देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का डिस्टेंस है और यहाँ से लेके बी से लेके ई तक मेरे पास 5 का डिस्टेंस है, तो ये बनता है 9 का। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, जिसके अंदर ए मेरे पास यहाँ पर है, बी मेरे पास यहाँ पर है, डी इन दोनों के मिडल में है, और सी मेरे पास ए के लेफ्ट के ऊपर है। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये बनता है 10 ए। जी, ये हमारे पास डिस्टेंस है 10 का। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ और यहाँ पर हमारे पास ई यहाँ पर बनता है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ए बी के दरमियान 4 का डिस्टेंस है और ई का जो मिडल पॉइंट है वो 5, इसका मिडल पॉइंट 5 बनता है। तो इसका मतलब है ये ए के लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा। ई से लेके बी तक हमारे पास डिस्टेंस बनता है 5 का, ए से लेके बी तक हमारे पास डिस्टेंस बनता है 4 का। अगर मैंने ए ई का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मेरे पास है ई बी माइनस ए बी का डिस्टेंस। ई बी का डिस्टेंस मेरे पास बनता है 5 माइनस ए बी का डिस्टेंस बनता है 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। नॉट एग्जैक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर एक लिहाज से यूज़ हो रही है एब्सोल्यूट वैल्यू कि हमारे पास डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इधर इन्होंने मिड पॉइंट की बात की हुई है, मिड पॉइंट डिस्टेंस का होता है। तो हमें ये कंसिडर करना है हमेशा कि एक चीज़ इसके लेफ्ट साइड के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकती है। कोई इसमें क्वेश्चन है आपका? नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? चले चलिए, हमारे पास 2 मिनट है, अगर कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जनरल क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो फिर डिस्कस कर लेते हैं, फिर वरना हम कल फर्दर कंटिन्यू करेंगे। चलें, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। कल हम दोबारा में इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। सर।